everyone, myself Yuvraj. Welcome back to our channel. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम बात कर रहे थे साइंस लेवल 2 एग्जाम्स की, जो कि रीट लेवल का है। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था डिजीजेस स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें ट्यूबरकुलोसिस हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइफॉइड। ये हमारा सीक्वेंस था। ट्यूबरकुलोसिस कवर हो गया था। अब बारी है टाइफॉइड की। उसके बाद आएगा मेसल्स, फिर डिप्थीरिया और कोलेरा। ये सभी आपको अगले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइफॉइड से। देखिए, इस वीडियो में आपको टाइफॉइड के बारे में देखने को मिलेगा। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर आएंगे उसके सिम्टम्स, फिर ट्रांसमिशन की वह फैलता कैसे है, और उसके बाद में पैथोजेनेसिस कि मतलब हमारे शरीर में उसका प्रोग्रेस कैसी होती है, फिर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट और लास्ट में प्रिवेंशन। इंट्रोडक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ मैं टाइफॉइड के जनरल ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए। देखिए, टाइफॉइड जैसा एक वर्ड होता है टाइफस। टाइफस से हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह टाइफॉइड जैसा दिखने वाला है, तो शायद टाइफाइड ही होगा। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टाइफॉइड जो वर्ड है वह अपने आप में एक सेपरेट डिजीज है। लेकिन देखो, टाइफस जो है ना, वह अब एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। मतलब इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी बीमारियां और इंक्लूडेड होती हैं। इस ग्रुप को टाइफस कहते हैं। ठीक है, इससे कभी कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। सैल्मोनेला एंटेरिका, ये बैक्टीरिया आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। सीलिया, ये छोटे छोटे जो फाइबर्स देख सकते हैं आप, इसे सीलिया कहते हैं। और जो लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, इन्हें फ्लैजिला कहते हैं। देखिए, सीलिया और फ्लैजिला यह दोनों ही मूवमेंट और ईटिंग के काम करते हैं। मूवमेंट और ईटिंग के काम आते हैं। अब देखिए, ये बैक्टीरिया जो है, ये सिर्फ ह्यूमन इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं और ब्लड में भी आगे फैल सकते हैं। और ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और किसी ऑर्गेनिज्म को और किसी जंतु को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। एक बात ध्यान देने वाली ये है इसके अंदर कि अगर कोई इंसान इस डिजीज से ग्रसित है, तो उसे किसी दूसरे इंसान के लिए खाना नहीं बनाना चाहिए जब तक यह डिजीज क्लियर नहीं हो जाती, या उसमें से इस डिजीज के पूरे सिम्टम्स क्लियर नहीं हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जब किसी इंसान को यह डिजीज होगी, तो उसके सिम्टम्स 6 से 30 दिनों के बाद दिखने शुरू होंगे। मतलब बैक्टीरिया जब इंसान की बॉडी में चला जाएगा, उसके 6 से 30 दिनों के बाद में यह सिम्टम्स दिखने शुरू होंगे। इसमें क्या कुछ होगा? हाई फीवर कई दिनों तक चलेगा, वीकनेस या कमजोरी आएगी, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दुखना, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक सिर दर्द, और माइल्ड वॉमिटिंग मतलब उल्टी वगैरह इसमें होगा। कुछ एक केसेस के अंदर स्किन रैशेज, स्किन पर लाल धब्बे बन जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ कुछ एक केसेस में ही होता है। अब बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन मीन यह डिजीज फैलती किस तरह से है, कौन कौन से रीजंस होते हैं जिससे दूसरे हेल्दी पर्सन्स को यह डिजीज फैलती है। सबसे पहला है ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड बाय इन्फेक्टल फीकल मटेरियल। देखिए, जिस इंसान को यह डिजीज होती है, उसके जो फीकल मटेरियल होगा, उसके अंदर इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स पाए जाएंगे। और अगर उस मटेरियल से या उस गंदे पानी से किसी फूड इत्यादि को धोया जाता है या साफ किया जाता है, या उसे उगाने में काम में लिया जाता है इरिगेशन में, तो ये बैक्टीरिया उस फूड में एंटर कर जाएंगे। और जब कोई हेल्दी पर्सन उस फूड को इनटेक करेगा, तब यह बैक्टीरिया उसमें आगे स्प्रेड हो जाएंगे। दूसरा, मैंने बताया कि ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, वही बात है कि जो इस बैक्टीरिया जिस पानी में पाया जाएगा, अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन उस पानी को इनटेक करता है, तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं इसका रूट क्या होता है। पूरा जो डिजीज है, जो बैक्टीरिया है, उनके अपनी बॉडी के अंदर रूट कौन सा होता है। देखिए, अगर हम फ्रेश होने के बाद या खाना खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे, तो भी यह बैक्टीरिया आगे स्प्रेड होता है। अब देखो, यहाँ पर कंटामिनेटेड फूड या पानी जो पीने से यह बैक्टीरिया फूड पाइप में चला जाता है, उसके बाद में जो स्टोमक में एसिड होता है HCl, उसे भी यह विथस्टैंड कर जाता है। मीन्स वो एसिड भी इस बैक्टीरिया को नहीं नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि इस बैक्टीरिया में एसिड टॉलरेंट जीन्स पाए जाते हैं, जो कि इसे उस एसिड से रक्षा करते हैं।
यहाँ से सेफली गुजरने के बाद यह बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि यह बैक्टीरिया इंटेस्टाइन और ब्लड में पाया जाता है। तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद यह उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। एक बार इसने इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया तो यह बैक्टीरिया उसके अंदर छेद करना शुरू कर देगा, जिससे कि ब्लड इंटेस्टाइन की वॉल से लीक होगा। और फिर उसके बाद यह बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ जब एनस की तरफ जाता है तो वहाँ डायरिया कोज कर देता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वह डायरिया में रिजल्ट करता है। देखिए, यह बैक्टीरिया अगर लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो तक पहुंच जाए तो यह पूरे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है बॉडी के। चलिए अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। मीन्स कि हम इस डिजीज का पता कैसे लगा सकते हैं अगर किसी हेल्दी पर्सन को यह डिजीज होती है तो। देखो, वैसे तो कुछ तरह के टेस्ट होते हैं इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, जैसे कि ट्यूबेक्स, टाइफीडोट, माइडल टेस्ट या टेस्ट आईटी। लेकिन इनके अलावा दूसरे मेथड जैसे कि डिटेक्टिंग डीएनए इन द ब्लड, स्टूल या बोन मैरो के अंदर डीएनए डिटेक्ट करना यह सबसे एक्यूरेट होता है। और एक और मेथड होता है कि इन बैक्टीरियाज का सैंपल लेके इन्हें लैब में कल्चर करवाया जाए, मतलब ग्रो करवाया जाए। हालांकि ये मेथड काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए बहुत रेयरली यूज होता है और इसके रिजल्ट्स भी श्योर नहीं होते। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। देखो, मेनली ट्रीटमेंट 3 तरीके से किया जाता है। पहला है ORT, मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। और दूसरा एंटीबायोटिक्स। और तीसरा सर्जरी। एंटीबायोटिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जो कि डिजीज पर्सन को दिए जाते हैं। दूसरा फ्लोरोक्विनोलोन्स। और तीसरा थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। अब बात करते हैं सर्जरी में क्या होता है। जब इंटेस्टाइन के अंदर यह बैक्टीरिया चला जाता है और वहां जाकर इन्फेक्शन कोज करने के बाद में इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है, जिससे कि ब्लड जो है वह इंटेस्टाइन में लीक करने लग जाता है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सर्जरी के थ्रू इन छोटे छोटे पोर्स को, जिस जो इन्फेक्शन से फैले होते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं। लेकिन यह इतना कारगर नहीं होता, इसलिए यह इतना अप्रोप्रिएट भी नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, मतलब इस डिजीज से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्लीन साफ सुथरा पानी पीना इस डिजीज के प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा सैनिटेशन, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हैं घूमते हैं, वहाँ पर साफ सफाई रखना इसके सैनिटेशन में आता है। और हैंड वॉशिंग के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। फ्रेश होने के बाद या फिर खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना जरूरी होता है। एक इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन इसका यह है कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, 2 तरह से वैक्सीनेशन किया जा सकता है। पहला है ओरल और दूसरा इंजेक्टेबल। ओरल में क्या होता है कि माउथ के थ्रू किसी लिक्विड को, जैसे टाइजला वैक्सीन जो होती है, उसे दिया जा सकता है। जबकि इंजेक्टेबल टाइफॉइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन को इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्टेड मरीज जो होता है, जो पर्सन होता है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। देखिए, वैसे तो टाइफॉइड के अंदर हम काफ़ी डीपली स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रीट एग्जाम्स की या फिर छोटे लेवल के एग्जाम्स की, तो उसमें ह्यूमन डिजीजेज जो होती हैं जब टॉपिक आता है, इस टॉपिक के अंदर टाइफॉइड और दूसरी डिजीजेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिसल्स के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।